गुड इवनिंग डियर कैंडिडेट्स। आपके लिए जो आप वेट कर रहे थे ईएमआरएस के फॉर्म का वो आ चुके हैं। जैसा कि आपके सामने ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2023। तो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं, ये जो एग्ज़ाम कराएगी ये NESTS कराएगी, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। यानी ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन इस साइट पे अवेलेबल है। इसमें इन्होंने लास्ट डेट दी है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। अभी तक काफ़ी लोग पूछ रहे थे कब फॉर्म आएंगे, तो फाइनली आ गए हैं। इसमें हम मेन चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, पेपर का मोड क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करी जाएंगी। ये है आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशंस दी हैं, सारी चीज़ें दी हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। जो वैकेंसीज़ इन्होंने अभी निकाली हैं वो टीजीटी की इसमें नहीं है। इसमें पीजीटी प्रिंसिपल की हैं, पीजीटी की हैं, अकाउंटेंट की हैं, जेएसए की हैं, लैब अटेंडेंट की हैं। ठीक, अभी हो सकता एक और नोटिफिकेशन आए टीजीटी से भी रिलेटेड, वो भी आ जाएगा। अब जैसे इसमें है क्या, उसको ज़रा देख लेते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी, these schools will be set up at block level as residential schools and will have separate hostels for boys and girls। ब्लॉक लेवल पे रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाएंगे, या खुले मतलब खुले हैं, अगर वैकेंसी आई मतलब खुले हैं ये। और इनके लिए अलग से सेपरेट हॉस्टल्स होंगे फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। एकोमोडेशन फॉर टीचर्स के लिए भी होंगे। मेस फैसिलिटी, प्लेग्राउंड एंड ऑल अदर एमिनिटीज़ इन लाइन विद नवोदय विद्यालय, जैसे नवोदय विद्यालय में होता है उस तरीके से। फॉर डिटेल्स ऑफ लोकेशन एंड एमिनिटीज़ प्लीज सी वेबसाइट्स ऑफ EMRS being fully residential institutions, teaching and non-teaching staff are required to stay on campus, for which rent-free accommodation as available will be provided। मतलब आपको वहीं रहना होगा, वहीं आपकी मेस होगी, सारी सुविधाएं वहीं होंगी, आपको वहीं स्टे करना पड़ेगा। फिर अब इसमें हम मेन बात जो है उस पर देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 2350 आवर्स ऑफ 31 जुलाई 2023। मतलब 31 जुलाई लास्ट डेट है। अब इसमें ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए फ़ीस 2000 है। पीजीटी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 1500 रुपये देने पड़ेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी अभी जैसे वगैरह, अकाउंटेंट, लैब टेक्नीशियन वगैरह का 1000 रुपये फ़ीस है। तो ये हुई कुछ हमारी इम्पोर्टेंट चीज़। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे इसमें लिखा है ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम। ठीक, तो 180 मिनट्स फॉर टीचिंग स्टाफ एंड 150 मिनट्स फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। मतलब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, और 150 मिनट्स का होगा आपका, यानी 2.5 घंटे का होगा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। और जो पेपर होगा वो आपका OMR बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा, पेन पेपर मोड वाला है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है। ये है जो है इम्पोर्टेंट
कि प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 303 वैकेंसीज़ हैं। पीजीटी के लिए 2266, अकाउंटेंट की जो पोस्ट हैं वो 361, जेएसए की पोस्ट हैं 759, 759, लैब अटेंडेंट की पोस्ट हैं 373। तो टोटल जो पोस्ट अभी निकाली हैं इन्होंने वो 4062, ठीक है। तो 4062 वैकेंसीज़ इन्होंने अभी निकाली हैं। फिर इसके बाद क्या है, अब हम ज़रा देखते हैं प्रिंसिपल की जो पोस्ट हैं वो कैटेगरी वाइज भी हम देख ले रहे हैं। यूआर के लिए 125, ईडब्ल्यूएस की 30 पोस्ट हैं, ओबीसी की 81 हैं और एससी की 45 हैं, एसटी की 22 हैं, टोटल 303। तो ये टोटल 303 पोस्ट हैं आपकी प्रिंसिपल की। पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में जो पोस्ट हैं वो देख लीजिए। जो कैंडिडेट इंग्लिश सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो टोटल हैं 246, यूआर की पोस्ट हैं 102, ईडब्ल्यूएस की हैं 24, ओबीसी की हैं 66, एससी की हैं 36, एसटी की हैं 18, बाकी ये ओएच, वीआई, एचआई की ये पोस्ट दी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके हर सब्जेक्ट में अलग अलग पोस्ट हैं पीजीटी की। हिंदी में 200, कैटेगरी वाइज ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन को रोक करके उसको पॉज करके देख सकते हैं। ये मैथ्स की हैं टोटल 244, केमिस्ट्री की हैं 169, फिजिक्स की हैं 179, बायोलॉजी की हैं 236, हिस्ट्री की हैं 185, ज्योग्राफी की हैं आपके 154, कॉमर्स की हैं 140, इकोनॉमिक्स की हैं 161, कंप्यूटर साइंस की 172। तो ये पोस्ट हैं आपकी, कैटेगरी वाइज आपको देखना है तो इसको स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए। बाकी अगर कहिएगा तो मैं एडवर्टीज़मेंट आपको सेंड कर दूंगा। फिर उसके बाद इसमें क्या है मेन, ये पीजीटी थर्ड लैंग्वेज जो है हमारी उनकी हैं, जैसे मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, संथाली, ये इनकी पोस्ट दी गई हैं। ये जेएसए की पोस्ट हैं, ये अकाउंटेंट, ये लैब अटेंडेंट, जैसे कि 759, अकाउंटेंट 361, लैब अटेंडेंट 373। मेन चीज़ है वो ये है जो इसका रेशियो वगैरह एग्ज़ाम क्या होगा वो चीज़ यहीं पे हम देख लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर लोग मतलब पूछते रहते हैं कि कैसे क्या मोड होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो ये जो पॉइंट नंबर एच है ज़रा इसको देखते हैं। इसमें जैसे लिखा है द रिटन OMR बेस्ड टेस्ट विल बी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली। यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए रिटन होगा प्लस इंटरव्यू होगा, ठीक। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन इन द रेशियो ऑफ 1 प्रोपोर्शनेट 3। इट मीन्स कि जो भी वैकेंसीज होंगी प्रिंसिपल की उससे 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। साफ साफ इसमें मेंशन्ड है 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट emrs.tribal.government.in इन ड्यू कोर्स। फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट OMR बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी इन रेशियो 80% एंड 20%। मतलब 80% लिया जाएगा प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए रिटन का और 20% लिया जाएगा इंटरव्यू का, वाइल डिटरमाइनिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप लोग देख लीजिए। इन केस ऑफ टीचिंग स्टाफ पीजीटी द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन OMR बेस्ड टेस्ट ओनली। मतलब पीजीटी के लिए इंटरव्यू नहीं होंगे, केवल रिटन जो एग्ज़ाम होगा आपका उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, ए पोस्ट वाइज वेट लिस्ट फॉर 10%।
of the candidates in the final post wise merit list shall be maintained for a period of 1 year by NESTS। मतलब एक वेटिंग लिस्ट भी निकालेंगे, ये जितने भी सीट्स होंगी उसका 10%। जैसे मान लो अगर 200 सीट्स हैं तो 20 वेटिंग लिस्ट निकालेंगे ये, ठीक। तो इस तरीके से 300 सीट है तो 30 वेटिंग लिस्ट में 30 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। लिखा है पोस्ट वाइज वेट लिस्ट ऑफ 10% ऑफ द कैंडिडेट इन द फाइनल पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year बाय NESTS। However, NESTS does not guarantee अपॉइंटमेंट टू कैंडिडेट्स हुज नेम्स अपीयर इन द वेट लिस्ट। वेट लिस्ट निकालेंगे ये, लेकिन गारंटी नहीं दे रहे कि वेट लिस्ट वालों का हो ही जाएगा। वेट लिस्ट इसलिए रखेंगे, मान लो इन केस अगर नहीं कोई ज्वाइन करता है तो फिर वेट लिस्ट में से ज्वाइनिंग देंगे। और अगर वेट मान लो पर जो वैसी फ्रेश लिस्ट है फर्स्ट लिस्ट उसी में से सारे ज्वाइन कर लेते हैं तो वेट लिस्ट का कोई मतलब नहीं। इसीलिए इन्होंने ये लाइन लिखी है कि हाउएवर NESTS डज नॉट गारंटी अपॉइंटमेंट टू कैंडिडेट दोज नेम्स अपीयर इन द वेट लिस्ट। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ का जैसे अकाउंटेंट जैसे लैब अटेंडेंट द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। इनका रिटन टेस्ट होगा एंड स्किल टेस्ट होगा। इफ एनी एज हैज़ बीन स्पेसिफाइड अंडर पैरा 3.3 स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस तरीके से इनका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट ऑल पोस्ट इंक्लूड द रिक्रूटमेंट नोटिस विल बी डिस्प्लेड ऑन। तो ये चीज़ें तो हो ही गई हैं। रिजर्वेशन रहेगा ही, वो तो सारी चीज़ें हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर ले रहे हैं। ये है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल इनिशियली बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 years का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा विच कैन बी एक्सटेंडेड एट द मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी को, मतलब 2 साल आप मान के चलिए। और वो तो सभी में होता है, वो बढ़ाया जा सकता है, वो अलग चीज़ है। अगर आप कोई छुट्टी लेते हैं या कुछ है वो एक अलग चीज़ है। तो 2 साल का आपका हो गया प्रोबेशन। ये मोड ऑफ सिलेक्शन देख ली, एग्ज़ाम देख लीजिए। OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड होगा, चॉइस मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। फर्दर फॉर द पोस्ट ऑफ PGT थर्ड लैंग्वेज मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर पार्ट 5 डोमेन वाइज विल बी इन कंसर्न थर्ड लैंग्वेज। एग्ज़ाम पैटर्न जैसे ये देख लीजिए। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स। पर्सनालिटी टेस्ट 40 मार्क्स, ये है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल के लिए 10 नंबर की आपकी रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी आएगी, 20 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, 20 नंबर की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, उसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10-10 नंबर के होंगे। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट डिटेल्ड सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट 50 नंबर का आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस जो कि दिया है डिटेल सिलेबस में वो भी आपका 50 नंबर का आएगा, टोटल 150। अब हम बात करते हैं PGT का जो पैटर्न है उसको देखते हैं। PGT के पैटर्न में 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर की रीजनिंग एबिलिटी। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का आएगा। अब नॉलेज से आपके इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो 70 का होगा, और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी 5 नंबर की होगी, और NEP 2020 भी 5 नंबर की होगी, ठीक। तो यानी 80 नंबर का ये हो गया, 10 का वो, 20 का वो, 10-10 ये टोटल हो गए 130। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी भी होगी 10-10 नंबर की, और यहाँ पर दिया दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स। 40% मार्क के साथ इसको क्वालिफाई करना होगा। मेरिट जो बनेगी वो 130 से बनेगी, ये केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है। मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे जैसे नवोदय में मतलब नवोदय में होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये JSA वगैरह का सिलेबस दिया है, और बाकी और चीज़ें देख लें। इसमें कुछ ऐसा है जो बताने वाला।
डिस्प्ले ऑफ आंसर सीट, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन। सिलेबस अभी मैं डिस्कस करे ले रहा हूँ, तो पैटर्न था। अभी सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बीएड डिग्री, एक्सपीरियंस आपके पास 12 ईयर्स का होना चाहिए, उसमें भी कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी विद मिनिमम 4 ईयर्स एज पीजीटी, मतलब 4 साल आपने पीजीटी तो काम किया ही होना चाहिए। तो ये आपका है। और एज कितनी है? नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन फॉर एसटी, एसटी, ओबीसी 55 ईयर्स, मतलब अप टू 55 ईयर्स फॉर EMR एम्प्लॉय। अगर आप EMRS एम्प्लॉय हो तो 55 साल के भी हो गए हो तब भी आप दे सकते हो। पीजीटी की क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पीजीटी की जो क्वालिफिकेशन है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, मतलब 40 साल तक के अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और SC, ST, OBC को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप अगर EMRS एम्प्लॉय हो तो 55 साल तक आप भर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या है पीजीटी के लिए? आपको कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए इंग्लिश होनी चाहिए, मतलब MA इन इंग्लिश। हिंदी के लिए MA इन हिंदी होना चाहिए। फिजिक्स के लिए MSc इन फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए MSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए MSc इन मैथमेटिक्स होना चाहिए। बायो के लिए बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी में से आप तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए MSc में। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होना चाहिए। जियोग्राफी पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट, मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। और कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उसके लिए रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव विल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल। और फिर यहाँ पे एक और दिया है नीचे कि कैंडिडेट possessing master degree with specialization in subject and mentioned above will only be considered as eligible। जब तक आप उसमें आपकी स्पेशल डिग्री नहीं होगी जो ऊपर दिए हैं, मतलब जो सब्जेक्ट से आप फिल कर रहा है उसी सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। और पीजीटी के लिए बीएड भी मांगा गया है। बीएड भी होना ज़रूरी है, मतलब जो जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट्स में पीजी होना चाहिए प्लस बीएड। केवल कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है जिसके लिए बीएड ज़रूरी नहीं है, मतलब इनके लिए एमसीए या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमई या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो इसके लिए हमें बीएड की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। अकाउंटेंट के लिए डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जेएसए के लिए सीनियर सेकेंडरी मांगते हैं। तो ये आपका हो गया कि एलिजिबिलिटी क्या है। इसके बाद ज़रा इस पे ध्यान ले रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन किसको किसको मिल रही है और क्या मिल रही है। अगर आप SC या ST से हैं 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर कैंडिडेट विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम और अलाइड कैडर्स 5 years, मतलब अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो 5 साल का आपको छूट मिल जाएगा। पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग दिस तो 5 years का आपको मिल जाएगा। जितनी भी महिलाएं हैं अगर वो फॉर्म फिल कर रही हैं तो उनको 10 साल का मिल जाएगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वुमेन तो इनको 15 साल, 13 साल, 10 साल, मतलब SC ST को 15 साल, अगर डिसेबिलिटी है OBC को 13 साल, जनरल है तो 10 साल। तो ये जो है। और अगर आप EMRS के एम्प्लॉई हैं तो 55 years। तो ये जो है आपका दिया है। फिर इसके बाद इसमें और कौन सी बाकी रिजर्वेशन सारे वहीं मिलेंगे आपको, EWS या जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये आपके हो गया कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने इसमें डिस्कस कर दी। सिलेबस ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका दिया है वो मैं देखे ले रहा हूँ। तो बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर ये आपके हैं, जैसे कि अगर आप यूपी से हैं तो आपका लखनऊ में होगा, ठीक है। मतलब ये मोस्टली जो आपकी राजधानी है
वही बनाई गई हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए। फिर हम ज़रा डिटेल्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, तो उसकी हम बात करे ले रहे हैं। ये डिटेल्ड सिलेबस है जो कि ज़रूरी है जानना हमारा। ये वहाँ तो बता ही दिया था। पीजीटी में जैसे क्या है, पीजीटी में आपका जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रीजनिंग एबिलिटी में पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा एफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम्स। नॉलेज ऑफ आईसीटी में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, एड्स एंड एवेल्युएशन सिस्टम। बाकी जनरल इंग्लिश में आपका जो आएगा, वर्ब टेंस वाइज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस। जनरल हिंदी में संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये आपका हो गया जनरल पार्ट जो आएगा। अब उसमें मैं इंग्लिश की बात करे ले रहा हूँ, बाकी पीडीएफ ये जिसको जिस सब्जेक्ट की चाहिए हो वो हमसे ले सकता है। मैं इंग्लिश की स्पेशली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हूँ कि क्या क्या पूछेंगे। इंग्लिश 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 ये था आपका एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश। ये है इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में रीडिंग में अनसीन पैसेज आएगा, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, टू असेस कम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस एंड वोकैबुलरी, अनसीन, केस बेस्ड पैसेज विद वर्बल विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट्स, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन ए पैसेज। ये रीडिंग पार्ट से आएगा आपका। क्रिएटिव राइटिंग स्किल में आपका नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन, रिप्लाई, लेटर बेस्ड और वर्बल एंड विजुअल इनपुट, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, पोस्टर राइटिंग, a speech in 120 to 150 words based on verbal visual clues related to some contemporary age appropriate topic, debate on contemporary topical issues based on visual and verbal inputs। ग्रामर में जो आएगा आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग में टेंसेस एंड क्लॉजेस से क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। लिटरेचर में आपका शेक्सपियर्स वर्क्स आएंगे, रोमांटिक पीरियड में आपके शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलेज इट्स आएंगे। 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर में जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, हेमिंगवे हो गए, विटमैन हो गए, हॉथॉर्न हो गए, एमिली डिकिंसन हो गए, बर्नार्ड शॉ हो गए, आर्थर मिलर हो गए। फिर मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में आपका अनीता देसाई हैं, विक्रम सेठ हैं, निसे मिस्किन हैं, के एन दारूवाला हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, आर के नारायण हैं, मुल्कराज आनंद हैं, खुशवंत सिंह हैं। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया। तो ये आपका एक तरीके से वर्ड लिटरेचर आएगा। तो बाकी नीचे पीजीटी हिंदी का दिया है, तो ये सिलेबस दिया है डिटेल्ड, आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैसेज करिए मैं आपको भेज दूँगा। और कुछ पूछना, कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।